स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे अररिया से। बिहार के अररिया जिला से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि साजिदा नाम की नाबालिग लड़की की जान लेने के पीछे उसकी अपनी मां और पति का हाथ था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि साजिदा की मां का अपनी बेटी के पति के साथ पिछले कई वर्षों से अवैध संबंध था। जब पुलिस के अनुसार साजिदा की मां शाइस्ता ने करीब 1.5 साल पहले अपनी ही बेटी की शादी उस युवक से करवा दी थी जिससे खुद की अवैध संबंध थी, उसी से ही अपनी बेटी की शादी करवा दी। जांच के दौरान मां ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वे अपने प्रेमी के करीब रहना चाहती थी, इसलिए उसने बेटी की शादी उसी युवक से करा दी। मामला तब और गंभीर हो गया जब नवविवाहिता साजिदा की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। पुलिस को शक हुआ तो फिर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया है कि मां और दामाद के बीच अवैध संबंध जारी थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर के साजिदा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। घटना के बाद दामाद ने शव को जल्दबाजी में दफनाने की भी कोशिश की, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। अररिया पुलिस और संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद मां शाइस्ता और उसके दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के मार्केट में दोपहर में कस्टमर नहीं, डॉक्टरों ने हीट वेव से बचने की दी सलाह। जहां किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अब आम जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। जहां दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और फिर लोग जरूरी काम के होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप और फिर बढ़ते तापमान के कारण दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। जहां पर सुबह और फिर शाम के समय बाजारों में कुछ चहल पहल देखने को मिल रही है, वहीं पर दोपहर में ग्राहक लगभग गायब हो गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और फिर पहले से बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बेवजह बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ORS, नींबू पानी और फिर अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की अपील की है ताकि पूरा शरीर ठंडा रह सके। डॉक्टरों के अनुसार हीट वेव के दौरान शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए लोगों को हल्के और फिर सूती कपड़े पहनने, सिर को ढककर रखने और तथा धूप में निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो फिर गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन और फिर डॉक्टर दोनों ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि दोपहर के समय घर के अंदर रहें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बिजली मंत्रालय की बैठक में शामिल हुए सांसद पप्पू यादव, सीमांचल की बिजली समस्या का उठा मुद्दा। जहां पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने नई दिल्ली में आयोजित बिजली मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक में सीमांचल क्षेत्र की बिजली समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। बैठक में उन्होंने कहा है कि बिहार के सीमांचल इलाके, खास करके पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार के लाखों लोग आज भी बिजली से जुड़ी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पप्पू यादव ने बैठक में कहा कि सीमांचल में बार बार बिजली कटौती, कम वोल्टेज और फिर पुराने बिजली ढांचे की वजह से आम लोगों, किसानों, छात्रों और फिर छोटे कारोबारियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने बिजली मंत्रालय के अधिकारियों से मांग की है कि सीमांचल के लिए विशेष योजना बनाकर के बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि लोगों को बेहतर और फिर निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि सीमांचल बिहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन विकास के कई मामलों में ये इलाका अब भी पिछड़ा हुआ है। बिजली की समस्या का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और फिर कृषि जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। अपने ही बिछाए जाल में फंसे खानसर, पटना पुलिस ने खान कोचिंग के 2 सुरक्षा गार्ड को लिया हिरासत में। दरअसल बात है कि पटना में कोचिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया है। जानकारी के अनुसार पटना पुलिस ने खानसर के कोचिंग संस्थान से जुड़े 2 सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल मच गई है और पूरे मामले को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। ये कार्रवाई हालिया घटना से जुड़ी है। घटना के बाद कोचिंग परिसर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर माहौल
कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों गार्डों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही असली कारण सामने आएगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। पीएम मोदी कहेंगे तो दान कर देंगे 11 करोड़ का सोना। 6 किलो सोना पहन करके घूमते हैं बिहार के ये गोल्डन मैन। जी हाँ, बिहार के पटना के रहने वाले गोल्डन मैन एक बार फिर से चर्चा में हैं, जो अपने शरीर पर भारी मात्रा में सोना पहनने के लिए जाने जाते हैं। जानकारी के अनुसार वे करीब 6 किलो 300 ग्राम सोना पहनते हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब उनका ये अनोखा अंदाज और फिर लाइफस्टाइल लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहता है। बताया जाता है कि ये शख्स पिछले कई वर्षों से लगातार सोने की खरीदारी करते आ रहे हैं और चैन, अंगूठियां, कंगन जैसे कई गहनों से खुद को सजा करके रखते हैं। सोशल मीडिया और फिर स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान गोल्डन मैन ऑफ बिहार के नाम से बन चुकी है और लोग उन्हें देखने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक बयान में कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में उनसे उनका सोना दान करने के लिए कहें तो फिर वे पूरा सोना दान करने को भी तैयार हैं। उनका ये भी बयान अब सुर्खियों में है और अब अलग अलग तरह की चर्चाएं भी शुरू हो रही है। करोड़ों किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। इस तारीख को खाते में आएंगे पीएम किसान के 2000 रुपए। दरअसल बातें हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 2-2000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में आर्थिक सहारा देना है। यह ताज़ा जानकारी और फिर पिछले पैटर्न के अनुसार किस्तें आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। जब पिछली किस्त जारी होने के बाद अब किसानों को अगली 2000 रुपए की किस्त का इंतजार है, जो आने वाले समय में सरकार की ओर से घोषित तारीख पर जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि बहुत जल्द 2000 रुपए की किस्त जारी कर दी जाएगी। जब सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन किसानों की KYC पूरी है और जिनके बैंक खाते आधार से लिंक है, केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान अपनी किस्त का स्टेटस पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम बोले, मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड की होगी जांच। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की भी आई प्रतिक्रिया। दरअसल बातें हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद बिहार में राजनीतिक और फिर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। यह घटना को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, ताकि आग लगने के कारणों और फिर जिम्मेदारियों का पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई थी और राहत बचाव कार्य तेजी से किया गया। इस घटना ने अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था और फिर सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर के अब सरकार सख्त रुख अपना रही है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई और फिर जांच की बात कही है। फिलहाल प्रशासन ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और फिर रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये बिहार का पुल है और इस पुल से झरने बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार के सारण जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुल से पानी झरने की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके की सड़क और फिर पुल की स्थिति को लेकर के सवाल उठने लगे हैं और फिर लोग प्रशासनिक लापरवाही पर चर्चा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के बाद पुल पर पानी का दबाव बढ़ गया, जिससे ये स्थिति बनी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी इस पुल की मरम्मत और फिर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर की राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी और फिर जेडीयू पर निशाना साधा है और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जब फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति की जांच की बात कही जा रही है। बिहार में एक बार फिर से मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। यह बिहार के दक्षिणी और फिर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी और फिर लू का असर बना हुआ है, जबकि उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश, तेज हवा और फिर ठंडका यानी कि वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या फिर उससे ऊपर पहुंच सकता है। जानकारी के मुताबिक उत्तर बिहार के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और फिर वज्रपात की संभावना जताई गई है। तेज हवाएं चलने के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जब वहीं पर दक्षिण बिहार के कई इलाकों में गर्म हवा और फिर उमस से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।
बिहार की राजनीति में इन दिनों निशांत कुमार की भूमिका को लेकर के चर्चाएं तेज है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि क्या पार्टी की कमान निशांत कुमार को सौंपी जाएगी, यानी कि नीतीश कुमार जो अभी जेडीयू के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या अब नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे निशांत कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार ही करेंगे। जहाँ हाल के महीने में निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता काफ़ी बड़ी है, वो जेडीयू की गतिविधियों में लगातार नजर आ रहे हैं और पार्टी के कई कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा उनके भविष्य को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं के बीच भी अलग अलग तरह की चर्चाएं तेज चल रही है। आपको बता दूं कि निशांत कुमार अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी तक पार्टी नेतृत्व या फिर संगठन की कमान को लेकर की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सभी बड़े फैसले नीतीश कुमार के मार्गदर्शन के लिए लिए जाएंगे। जी हाँ, ऐसे में निशांत कुमार को भविष्य में कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर अंतिम फैसला भी बाकी है। बिहार के एक गांव में उस समय हरकत मच गया जब मृत मान करके दफनाए गए व्यक्ति के जिंदा घर लौटने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार ने जिस आदमी को दफना दिया था, अपने परिवार के समझ करके अंतिम संस्कार कर दिया था, बाद में पता चला कि वह किसी अन्य व्यक्ति का शव था। यानी कि जिसको समझ करके दफनाया गया वह शव उसका नहीं बल्कि किसी और का था। इसके बाद पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई और परिवार के लोग भी हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक पहचान की ये बड़ी गड़बड़ी करीब 24 घंटे के बाद सामने आई, जब कथित मृत व्यक्ति अचानक घर पहुंच गया। उसके बाद परिवार और फिर स्थानीय लोगों को पता चला कि दफनाया गया शव किसी और का था। घटना के बाद प्रशासन और फिर संबंधित अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी, ताकि यह स्पष्ट हो सका कि पहचान में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शव की पहचान और फिर सत्यापन प्रक्रिया में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल प्रशासन वास्तविक मृतक की पहचान सुनिश्चित करने और फिर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विक्रमशिला सेतु पर बनाए गए अस्थायी बेली ब्रिज की पहली तस्वीर सामने आने के बाद लोगों का इंतजार अब लगभग खत्म हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भागलपुर और कोसी सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण लाइफलाइन पर 7 जून से गाड़ियों का परिचालन शुरू होने की तैयारी की जा रही है। यानी कि आज 5 जून, कल 6 जून, परसों 7 जून, परसों से ही। फिलहाल शुरुआती चरण में हल्की गाड़ियों को ही अनुमति मिलने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक विक्रमशिला सेतु के मरम्मत कार्य के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए बेली ब्रिज का निर्माण किया गया है। बीआरओ और तकनीकी टीमें लगातार काम कर रही है ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। इस पुल के चालू होने के बाद कटिहार, पूर्णिया और आसपास के जिलों के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ये व्यवस्था अस्थायी होगी और आगे मरम्मत कार्य के अगले चरण के दौरान फिर कुछ समय के लिए यातायात पर असर पड़ सकता है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और फिर निर्माण गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम पूरा किया जाएगा। फिलहाल 7 जून से आवागमन शुरू होने की खबर से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद नाम के अस्पताल में हुए अग्निकांड को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इस घटना पर आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मरीजों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर पर्याप्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है और फिर ऐसी घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोहिणी आचार्य ने सरकार से पूरे मामले की जवाबदेही तय करने और फिर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजद नेताओं ने भी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी मानकों और फिर निगरानी प्रणाली की जांच कराने की मांग उठाई है। वहीं पर दूसरी ओर इस हादसे में कई लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है और प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। सरकार ने सभी लाभुकों को 30 जून तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। जिन लोगों ने निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और उन्हें सरकारी राशन मिलने में परेशानी भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और फिर फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना है। इसके तहत राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधारित सत्यापन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसे सही लाभुकों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें। ई-केवाईसी न होने की स्थिति में राशन वितरण प्रभावित हो सकता है, इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को समय रहते ये प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर के नियम कानून बनाने की मांग अब सरकार के भीतर से भी उठने लगी है। जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए नए स्पष्ट नियम और कानून होना चाहिए ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके और फिर संस्थानों की जवाबदेही तय की जा सके। ये बयान पटना में हाल ही में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवादों के बीच आया है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार पहले से ही नई कोचिंग नीति और फिर कोचिंग संस्थान विधेयक पर काम कर रही है। जब प्रस्तावित नियमों में कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, सीसीटीवी कैमरे, छात्रों के लिए न्यूनतम स्थान, शिकायत निवारण व्यवस्था और भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना और फिर सीलिंग की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। अशोक चौधरी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए एक स्पष्ट नीति की जरूरत है ताकि छात्रों और फिर अभिभावकों को पारदर्शी एवं सुरक्षित माहौल मिल सके। जब वहीं पर शिक्षा विभाग भी कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करे किसान, यहाँ की सरकार दे रही है 2,70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान। दरअसल बात यह है कि किसान की आय बढ़ाने और फिर बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती पर आकर्षक अनुदान दे रही है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 2,70,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ अधिक लाभ देने वाली नगद फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है। जानकारी के अनुसार ड्रैगन फ्रूट विकास योजना में खेती की अनुमानित लागत 6,75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मानी गई है, जिस पर सरकार 40% यानी कि 2,70,000 रुपये तक अनुदान दे रही है। ये राशि चरणबद्ध तरीके से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का लाभ बिहार के कई जिलों के किसानों को दिया जा रहा है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं और बिहार सरकार इस खेती करने के लिए पैसे भी दे रही है। ड्रैगन फ्रूट को कम पानी में उगाया जाता है और फिर बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि इसे किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प माना जा रहा है। अगर आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं और सब्सिडी लेना चाहते हैं सरकार से, तो आप उद्यान निदेशालय बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड, हर ओर बदहवासी दिखी प्रबंधन की लापरवाही। दरअसल बात है कि मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और फिर बदहवासी का माहौल देखने को मिला है। अचानक आईसीयू में लगी आग से मरीजों और फिर उनके परिवार वालों में भगदड़ मच गई और फिर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस हादसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और फिर आपातकालीन तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार घटना के दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से समय पर और फिर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास नहीं दिखे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। जब कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने में देरी हुई, वहीं पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि फायर सेफ्टी इंतजाम कमजोर थे। इसी लापरवाही के चलते अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ मरीजों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल अस्पताल परिसर में तनाव और फिर डर का माहौल बना हुआ है। हर साल राष्ट्रपति को तोहफे में परोसा जाता है ये खास आम, 200 साल पुराना इतिहास और अनोखी खुशबू बनाती है खास। दरअसल बात यह है कि हर साल बिहार में एक बेहद खास और ऐतिहासिक परंपरा निभाई जाती है, जिसमें राष्ट्रपति भवन को देश के चुनिंदा और फिर बेहतरीन आम की किस्में भेंट की जाती है। इन आमों को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उनकी ऐतिहासिक विरासत, खास खुशबू और गुणवत्ता के कारण विशेष माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस परंपरा की जड़ें करीब 200 साल पुरानी मानी जाती है, जब भारत में अलग अलग रियायतें और बागान अपने सबसे बेहतरीन फल शासकों और फिर बाद में औपनिवेशिक दौर में विशेष अतिथियों को भेजे जाते थे। समय के साथ ये परंपरा आगे बढ़ी और फिर अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है, जहां पर देश की सबसे बेहतरीन आम किस्मों का चयन करके उन्हें सम्मान के रूप में भेजा जाता है, खास करके जर्दालू आम। इन आमों में कई जीआई टैग वाली और फिर पारंपरिक किस्में भी शामिल होती है, जो अपने अनोखे स्वाद और फिर सुगंध के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि ये सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि भारत की कृषि विरासत और फिर सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। केरल पहुंचा मानसून, दिल्ली यूपी से बिहार तक बारिश का अलर्ट। दरअसल बात है कि देश में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून
केरल में दस्तक दे चुका है, जिससे पूरे देश में मौसम बदलने लगा है। जहाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश, तेज हवाओं और फिर गरज चमक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहाँ बिहार की बात करें तो फिर मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में वज्रपात और फिर तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं पर तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिलेगी, लेकिन उमस बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दिनों में इसकी सक्रियता और बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम बदलने के दौरान सतर्क रहें और बारिश या फिर बिजली गिरने के समय सुरक्षित स्थान पर रहें। दिल्ली के लाल किले में रहने जाएं सम्राट चौधरी, बिहार के सीएम पर क्यों भड़के लालू के लाल तेज प्रताप यादव। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। राबड़ी देवी के सरकारी बंगले से जुड़े विवाद को लेकर के तेज प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार एक तरफ नियमों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े नेताओं पर अलग तरीके से कार्रवाई होती है। तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में कहा है कि अगर सम्राट चौधरी को इतना ही बड़ा सरकारी आवास चाहिए तो फिर उन्हें दिल्ली के लाल किले में जाकर के रहना चाहिए। जो उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर और भी राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पर राबड़ी देवी के बंगला विवाद और फिर सरकारी आवास आवंटन को लेकर के पहले से ही बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर के राजद और फिर जेडीयू नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बिहार बीएसआरटीसी बसों में लगेगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, टिकट से होगा यात्रियों का मिलान। जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी की बसों में अब यात्रियों की पहचान और फिर टिकटिंग व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही बसों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके जरिए यात्रियों के चेहरे का मिलान उनके टिकट डेटा से किया जाएगा। इससे फर्जी यात्रा और फिर बिना टिकट सफर पर रोक लगने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत यात्री जैसे ही बस में चढ़ेंगे उनका चेहरा स्कैन किया जाएगा और सिस्टम तुरंत टिकट डिटेल से मिलान करेगा। इससे यात्रा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और बस सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। विभाग का मानना है कि इस तकनीक से राजस्व की चोरी कम होगी और फिर यात्रियों की सुरक्षा और फिर सुविधा दोनों बेहतर होगी। अब 3 घंटे में पूर्णिया से पटना पहुंचेंगे लोग, मंगल पांडे ने बताई मिशन 5 आवर्स की पूरी योजना। दरअसल बात है कि बिहार में यात्रा व्यवस्था को तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा दावा कर दिया है। यह मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि मिशन 5 आवर्स योजना के तहत भविष्य में राज्य के प्रमुख शहरों के बीच सफर का समय काफ़ी कम किया जाएगा, ताकि लोगों को तेज और फिर सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिल सके। इसी योजना के तहत पूर्णिया से पटना की यात्रा को भी तेजी से जोड़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मिशन का उद्देश्य हाईवे और फिर सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करना, ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाना और एक्सप्रेस वे जैसी सुविधाओं को बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में बेहतर सड़क संरचना और फिर हाई स्पीड कॉरिडोर के जरिए लंबी दूरी की यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे व्यापार और फिर आम लोगों दोनों को फायदा मिलेगा। फिलहाल पूर्णिया से पटना की यात्रा सड़क मार्ग से लगभग 6 से 8 घंटे तक लगती है, लेकिन नई योजना के लागू होने के बाद इसे और कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इस घोषणा के बाद सीमांचल और फिर उत्तर बिहार के लोगों में विकास को लेकर के उम्मीदें बढ़ गई है। पीएम सूर्य घर योजना में बिहार को मिला राष्ट्रीय सम्मान, सौर ऊर्जा स्थापना में उत्कृष्ट प्रदर्शन। दरअसल बात है कि बिहार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य ने रूफटॉप सोलर पैनल लगाने और फिर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से बिहार को सराहना मिली है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों को सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बिजली बिल में कमी और फिर ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार में बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिससे राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में और अधिक घरों को इस योजना से जोड़ा जाए, ताकि पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हो और फिर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपलब्धि बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सम्राट चौधरी ने सीएम आवास का विस्तार रोका, एक अन्य मार्ग से अलग रहेगा 5 देश रत्न बंगला, आदेश हुआ रद्द।
दरअसल बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री आवास और फिर सरकारी बंगलों को लेकर के बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीएम आवास के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव को रोक दिया है, जिसके बाद एक अन्य मार्ग और फिर 5 देश रत्न मार्ग बंगले को लेकर के जारी आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पहले इन दोनों सरकारी परिसरों को एक साथ जोड़ने या फिर विस्तार करने की योजना पर काम चल रहा था, बातें चल रही थी, योजना चल रही थी, लेकिन अब इस फैसले को फिलहाल रोक दिया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी आवासों के उपयोग और फिर संरचनाओं को लेकर के आगे स्पष्ट दिशा निर्देशों के बाद ही कोई नया निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सभी निर्णय नियमों के अनुसार लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा ये जाम कोई दिल्ली, मुंबई, हरियाणा का जाम नहीं है। ये जाम अपने किशनगंज का है, किशनगंज के मस्तान चौक का है, जहां पर 3 किलोमीटर लंबा कल जाम लगा और लोग घंटों इस जाम में फंसे रहे। स्कूली बच्चे, इमरजेंसी मरीज और साथ ही साथ इमरजेंसी लोग भी इस जाम में फंसे रहे, घंटों तक फंसे रहे। यह किशनगंज शहर का सबसे व्यस्त इलाका मस्तान चौक एक बार फिर से भीषण जाम की वजह से करा रहा है। जब बुधवार को यहाँ पर ऐसा ट्रैफिक जाम लगा कि करीब 3 किलोमीटर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूली बच्चे, मरीज, बुजुर्ग और फिर आम लोग घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। भीषण गर्मी और फिर उमस के बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मस्तान चौक शहर का एक प्रमुख यातायात केंद्र माना जाता है। यहाँ से हर दिन हजारों गाड़ी गुजरते हैं, लेकिन इस बार लगा जाम सिर्फ कुछ मिनटों का नहीं बल्कि घंटों तक लोगों के लिए मुसीबत बना रहा। जहाँ सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी और पूरा इलाका ट्रैफिक के दबाव में जकड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हुई। कई स्कूल बसें और फिर बच्चों को लेकर के जा रहे छोटे वाहन जाम में फंस गए। तेज धूप और फिर उमस भरे मौसम में बच्चे घंटों बसों और फिर वाहनों में बैठे रहने को मजबूर हो गए। कई अभिभावक अपने बच्चों की चिंता में परेशान नजर आए। स्कूल से घर लौटने में बच्चों को सामान्य समय में काफी अधिक समय लग गया। जाम का असर सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरान 1-2 एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गई। जब एम्बुलेंस में मौजूद मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतें आई। हालांकि स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की और बाद में उन्हें किसी तरह जाम से बाहर निकाला गया। लेकिन इस घटना ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्तान चौक पर जाम अब रोज की समस्या बनती जा रही है। जहाँ सड़क पर अव्यवस्थित पार्किंग, बढ़ती गाड़ियों की संख्या और पर्याप्त यातायात नियंत्रण नहीं होने की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई बार बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी होने से रास्ता और संकरा हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, जैसे थोड़ी सी भी भीड़ बड़ी समस्या बन जाती है। दोस्तों, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव और RJD के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमने आपको राज्यसभा में साथ दिया, अब आपकी बारी है कि आप हमें विधान परिषद में यानी कि MLC में साथ दें, MLC की एक सीट दें। AIMIM की तरफ से ये मांगी रखी गई, लेकिन अब गुप्त रूप से ये खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। AIMIM के मैनिफेस्टो को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में नया वार छिड़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सूबेदार अख्तरुल ईमान ने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि पुराने वफादारी और फिर राज्यसभा चुनाव में दिए गए समर्थन के एवज में RJD उनके एक मोहरे को विधान परिषद की कुर्सी तक पहुंचाए। लेकिन अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव ने इस प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया है। या तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर अपनी पक्की सीट 5 विधायकों वाली AIMIM की झोली में डाल करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते हैं। RJD के रणनीतिकारों को अच्छे से मालूम है कि अगर ओवैसी की पार्टी को इस महागठबंधन में जरा भी जगह दी तो भविष्य में वे सीमांचल की सीटों पर अपना दावा ठोक देगी। यही नहीं, तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा खौफ अपने MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के बिखरने का है। RJD को डर है कि अगर उन्होंने खुल करके ओवैसी से हाथ मिलाया तो उनका हिंदू वोट बैंक बिदक जाएगा। इसी खौफ की वजह से तेजस्वी ने कभी भी मुसलमान डिप्टी CM की मांग का खुल करके समर्थन नहीं किया। बिहार के 17% मुस्लिम वोट बैंक पर राज करने के लिए RJD और AIMIM के बीच लंबे समय से खूनी कंपटीशन चल रहा है। जब ओवैसी की ताकत
जितनी बढ़ेगी आरजेडी का किला उतना ही कमजोर होगा। इन दोनों पार्टियों के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन तेजस्वी ने बड़ा खेल करते हुए उनके 4 विधायकों को तोड़ करके अपने पार्टी में मिला लिया था। इस धोखे का बदला ओवैसी ने 2025 के चुनाव में लिया, जब उन्होंने सीमांचल की 5 सीटों अमोर, बहादुरगंज, जोकीहाट, कोचाधामन और बायसी पर आरजेडी का सुपरा साफ करते हुए खुद कब्जा जमा लिया। जब उस दौरान दोनों तरफ से जम करके जुबानी गोलियां चली थी और ओवैसी ने और तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी तक कह डाला था। गणित साफ है कि विधान परिषद की एक सीट के लिए 25 विधायकों के वोट की जरूरत है। गणित साफ है, विधान परिषद की एक सीट के लिए 25 विधायकों के वोट की जरूरत है। आरजेडी के पास ये नंबर अकेले मौजूद है, इसीलिए उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। ऐसे में ओवैसी की मांग को ठुकरा करके जो डैमेज होगा उसे कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव किसी अपने मुसलमान चेहरे को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, अक्सर किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बातें कही जा रही है, लेकिन आज खुद सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेशी नागरिक को किशनगंज में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी एक्सपायर्ड वीज़ा के सहारे भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की मुस्तैदी ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया है। ये कार्रवाई भारत नेपाल सीमा पर स्थित पानी टंकी के ओल्ड ब्रिज बीआईटी चेक पोस्ट पर की गई है। नियमित जांच के दौरान एसएसबी जवानों को एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके दस्तावेजों की जांच हुई तो पता चला है कि उसका वीजा काफ़ी पहले ही समाप्त हो चुका था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 36 वर्षीय मोहम्मद मुख्तेश्वर हुसैन के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के ढाका जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया है कि वह अगस्त 2023 में अवैध दस्तावेजों के साथ भारत आया था, जब उसका वीज़ा सितंबर 2023 तक ही वैध था, लेकिन वीज़ा खत्म होने के बाद भी वे भारत में अवैध रूप से रह रहा था। जब उसने करीब 1 साल तक कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में छिप करके समय बिताया, जब इसके बाद उसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई, जिसने उसे यूरोप में नौकरी दिलाने का सपना दिखाया। आरोपी के अनुसार एजेंट ने नेपाल के रास्ते यूरोप भेजने का झांसा दिया और उसे सीमा पार करवा दिया। हालांकि बाद में वही एजेंट उसे छोड़ करके फरार हो गया। नेपाल पहुंचने के बाद मुख्तेर हुसैन वहां पर वेल्डर का काम करने लगा। दोस्तों, कोचाधामन थाना को किशनगंज एसपी ने गोद लिया है। जी हां, किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना को अब एक मॉडल थाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कोचाधामन थाना को गोद लिया है। इस पहल का मकसद थाने की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है। एसपी संतोष कुमार खुद कोचाधामन थाना पहुंचे और वहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने थाना स्तर पर हो रहे कामकाज की विस्तार से समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। एसपी संतोष कुमार ने साफ कहा है कि अब पुलिसिंग का तरीका बदलना होगा। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को मजबूत करना होगा, ताकि अपराधियों को सजा दिलाने में आसानी हो और निर्दोष लोगों को परेशानी न होना पड़े। जब बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। एसपी संतोष कुमार ने अनुसंधानकर्ताओं यानी कि आईओ से व्यक्तिगत बातचीत करके केस डायरी को मजबूत बनाने, जांच की गुणवत्ता सुधारने और पुराने मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने पर भी खास फोकस किया गया है। एसपी संतोष कुमार ने कहा कि थाने को हाईटेक और फिर पेपरलेस बनाने की दिशा में काम किया जाए। आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, ताकि कामकाज में पारदर्शिता और फिर गति दोनों आए। जहां माल खाना प्रबंधन को लेकर भी एसपी संतोष कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं। जब्त किए गए सामान, वाहनों और अन्य सामग्री का व्यवस्थित रखरखाव करने तथा नियम अनुसार उनके त्वरित निष्पादन की भी बात कही गई है। यह कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी एसपी संतोष कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने और रात्रि गश्ती को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया है। जिसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखने को भी कहा गया है। सबसे अहम बात यह रही है कि एसपी संतोष कुमार ने पुलिसकर्मियों को आम लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि थाना ऐसा होना चाहिए जहां पर आम आदमी बिना डर के अपनी
समस्या लेकर के आ सके और उसे न्याय के लिए भटकना ना पड़े। दोस्तों, किशनगंज और सीमांचल के लोगों के लिए रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अलुवाबाड़ी रोड से सिलीगुड़ी तक रेल लाइन के दोहरीकरण यानी कि डबल ट्रैक बिछाने की तैयारी अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। जब रेलवे विभाग की टीम ने पोठिया और फिर आसपास के इलाकों में जमीन की मापी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस परियोजना के पूरे होने के बाद रेल परिचालन और भी तेज और सुगम हो जाएगा। जानकारी के अनुसार वर्तमान रेलवे लाइन के पश्चिमी हिस्से में समानांतर एक नई रेल पटरी बिछाई जाएगी। इसी को लेकर के रेलवे के अधिकारी और फिर कर्मचारी पोठिया रेलवे स्टेशन, रेलवे क्वार्टर, चौक और फिर आसपास के क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि दोहरीकरण के लिए कितनी अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ेगी और किन क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं पर रेलवे अधिकारियों के मुताबिक केवल रेलवे की मौजूदा जमीन ही नहीं बल्कि कुछ निजी जमीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का मकान, दुकान या फिर अन्य निर्माण कार्य इस परियोजना की जद में आता है तो फिर रेलवे नियमों के अनुसार उचित मुआवजा देकर के जमीन अधिग्रहण करेगी। सबसे ज्यादा चर्चा पोठिया रेलवे स्टेशन और चौक के आसपास के इलाके को लेकर है। यहाँ पर रेलवे की जमीन अपेक्षाकृत कम है और आसपास कई आवासीय मकान भी बने हुए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी क्षेत्र में सबसे अधिक जमीन अधिग्रहण की जरूरत पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना की जद में रेलवे क्वार्टर, रेलवे काली मंदिर और फिर कुछ अन्य निर्माण भी आ सकते हैं। जहां हालांकि अंतिम फैसला विस्तृत सर्वे और फिर विभागीय रिपोर्ट के बाद ही होगा। दोस्तों, किशनगंज की जीविका दीदियों ने एक बार फिर से ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है। अभी सिर्फ घर और खेत तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज चाय उद्योग में नया इतिहास रच रही है। इस सीजन में अब तक जीविका दीदियों ने 1 लाख किलो से अधिक महानंदा लीफ चाय पत्ती का उत्पादन कर लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल इसकी बिक्री से करीब 3 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। दरअसल पोठिया में संचालित महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की टी प्रोसेसिंग और फिर पैकेजिंग यूनिट में बड़े पैमाने पर चाय पत्ती तैयार की जा रही है। ये दूसरा सीजन है जब बिहार सरकार से फैक्ट्री मिलने के बाद जीविका दीदियां खुद चाय उत्पादन और फिर विपणन का जिम्मा संभाल रही है। इस सीजन अब तक करीब 5,22,000 किलो हरे चाय पत्तों की खरीद किसानों से की जा चुकी है। इन्हीं पत्तों को प्रोसेस करके 1 लाख किलो से ज़्यादा तैयार चाय पत्ती बनाई गई है। जीविका के अधिकारियों का कहना है कि इस बार उत्पादन का लक्ष्य और भी बड़ा रखा गया है और तेजी से काम चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस परियोजना से केवल जीविका दीदियों को ही नहीं बल्कि हजारों किसानों को भी सीधा लाभ मिल रहा है। लगभग 1800 किसान अपने खेतों से चाय पत्ता बेच रहे हैं, जब 45 किसान ग्राहकों के माध्यम से चाय पत्ते फैक्ट्री तक पहुंचाए जाते हैं और किसानों को मात्र 7 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में भुगतान भी कर दिया जाता है। महानंदा लीफ चाय पत्ती अब सिर्फ किशनगंज या सीमांचल तक सीमित नहीं है। इसकी बिक्री ऑफलाइन बाजारों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हो रही है। अमेजन जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी चाय उपलब्ध है जिससे देश के विभिन्न हिस्सों तक इसकी पहुंच बन रही है। जब पिछले सीजन की बात करें तो लगभग 1.5 लाख किलो चाय पत्ती का उत्पादन हुआ था और पूरी चाय पत्ती की बिक्री सफलतापूर्वक हो गई थी। इससे करीब 2,83,000 रुपए की आय हुई थी। इस बार उत्पादन बढ़ने के साथ कमाई का आंकड़ा 3 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, किशनगंज में राजस्व कर्मचारी 15,000 रुपये रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ, अब इसको निलंबित कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर यह है, किशनगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत मांगने का कथित ऑडियो वायरल होने पर राजस्व कर्मचारी अमर कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हरकत मच गया है और मामले की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हुई थी। इस कथित ऑडियो में राजस्व कर्मचारी अमर कुमार सिंह पर दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन के एक मामले को निपटाने के लिए आवेदक से 15,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ये मामला उस समय का है जब अमर कुमार सिंह दिगल बैंक अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। ऑडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। जांच के बाद प्रथम दृष्टया से आरोपों को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी विशाल राज ने उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत अमर कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय किशनगंज अनुमंडल कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा, लेकिन वे अपने नियमित पद पर कार्य नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी विशाल राज के आदेश में यह भी कहा गया है कि मामले की विस्तृत विभागीय जांच की जाएगी और जांच के दौरान सभी तथ्यों की समीक्षा की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इधर जिला प्रशासन ने कोचादमन अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि अमर कुमार सिंह के जिम्मे रह रहे हल्का क्षेत्र का प्रभार 24 घंटे के भीतर किसी अन्य राजस्व कर्मचारी को सौंपा जाए और इसकी रिपोर्ट प्रशासन को भी भेजी जाए।